हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एट्थ क्लास की हिस्ट्री की। हमारा आती थी थर्ड। मैंने पहले हमारा आती थी सेकंड की जो सेवन्थ क्लास की है, हमारा आती थी फर्स्ट जो सिक्स क्लास की है। मैं इनके चैप्टर का रिव्यू कर रहा हूँ और सब अब मैं आ गया हूँ। हमारा आती थी थर्ड, मतलब एक एक करके अभी मैंने वो बुक नहीं पढ़ाई, मैं तीनों को समांतर लेके चल रहा हूँ। और अब मैं इसके पहले चैप्टर की बात करता हूँ, कैसे, कब और कहाँ। मतलब कैसे हुआ और वहां कब हुआ, किस तारीख को हुआ और किस जगह हुआ। ये चैप्टर में ये सिखाया कि कैसे हुआ, विद्रोह हुआ या राजगद्दी, कैसे राजा बैठा, उसकी उसके पीछे क्या कहानी है, और कब बैठा, तारीख क्या है, और कहाँ बैठा, किस क्षेत्र में बैठा, बंगाल में बैठा है या किस क्षेत्र में बैठा है। इस चैप्टर में हम देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी तारीखें, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, और उपनिवेशिक क्या होता है, हम किस तरह जानते हैं कि प्रशासनिक अभिलेख तैयार करता है, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, और अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता, ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीखें इतिहास जो अलग अलग समय पर लिखा जाता है और अलग अलग बारे में बदलाव के बारे में वो बताता है। अतीत हर चीज की बारीकी से आपको देता है और आपके बदलाव देखने चाहिए आपको, क्योंकि इस साल में क्या हुआ और अगले 10 साल बाद क्या होगा। और हम अतीत को वर्तमान से तुलना करनी चाहिए हमें, क्योंकि अब अतीत पहले कैसे था और अब क्या है, हमने क्या सुधार करा है। अतीत इतिहास होता ही इसलिए है क्योंकि हम उसे समझे, क्योंकि हमने क्या गलती करी है जो हम आगे आगे वर्तमान में ना करें। इस वजह से हम अपना इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास लिखते समय कौन जो तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, तो तारीखें ऐसे घूमती हैं कि इतिहास काल लिखते हैं कि कौन सी साल वो राजा को ताज पहनाया गया, कौन सी साल वो राजा का किसी लड़की या किसी साम्राज्य के दूसरे साम्राज्य के साथ विवाह हुआ उसकी लड़की के साथ, और किस उसके घर में कितने घर में बच्चे पैदा हुए, और किस साल उसकी लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वो मरा, और उसके बाद कौन सा राजा या कौन सा साम्राज्य उसके बाद आया। जैसे दिल्ली सल्तनत को लिए आप ले लीजिए, जैसे गुलाम वंश खत्म होता है तो खिलजी वंश आता है, और खिलजी वंश खत्म होता है तो तुगलक वंश आता है। और इनकी इनकी एक तारीख है, क्योंकि 1206 से गुलाम वंश से चालू हुआ था, इनकी अलग अलग डेट है, ये महत्वपूर्ण करती है। इस तरह की घटनाओं को एक निश्चित तिथि मान के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, और इतिहासकार का तिथियों का ये महत्व बना रहता है। ये आपको जानना जरूरी है। लोग ये कह देते हैं कि इतिहास कितना उबा हुआ है, सिर्फ तारीखें रटते चलो, इतिहास ऐसा नहीं है। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। इतिहास को सिर्फ महत्वपूर्ण तारीखें ही देखना पड़ती हैं, क्योंकि कौन से सन में ये कौन सा युद्ध हुआ और किसके बीच बीच हुआ, और उसके डीपली की ये क्योंकि उस युद्ध में कैसे कैसे लड़ाई लड़ी गई। इतने तारीखें इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो मेन तारीख है वो महत्वपूर्ण होती है और उनका महत्व बना रहता है इतिहास में। अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे पर भी लिखने लगे हैं। पहले तो राजाओं पे लिखते थे, अब और सारे, क्योंकि अपनी रोजी रोटी लोग, गरीब लोग कैसे चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, और शहर किस तरह बने थे, ये शब्द भी अब इतिहासकार लिखने लगे हैं। और सी बहुत सी जो पहले तो मतलब राजाओं के बारे में ये हम इतिहासकार अपनी खोज करके, कि राजा के बारे में तो हर कोई लिखेगा, लेकिन गरीब लोग उस टाइम पे क्या स्थिति थी उस टाइम पे, कि आज के समानता की जैसे आज है, क्योंकि पहले की स्थिति और खराब थी। ये इतिहासकार और निचली और को लिखते हैं लोगों के बारे में। और तारीखें, कौन सी तारीखें, वह कौन सी तारीखों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी तारीखें पे हमने ध्यान देना चाहिए। आप ये अपने आपकी बुक में एक चाय का वो दे रखा है, क्योंकि लोग ने आप अगर लोग को चाय पीते हुए देखोगे, या आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है, क्योंकि आप कभी रेल से जा रहे होंगे, कहीं सफर कर रहे होंगे रेल द्वारा, तो आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि आप रेल का आविष्कार कब हुआ था और कब कब के बीच। तो 1853 में रेल का आविष्कार हुआ, जहां तक शायद पता है, और मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर ये रेल चली थी। वह आपको, और अब चाय का जो टी के बाद टी का क्या आपका उदाहरण दे रखा है कि चाय का स्वाद कैसे धीरे धीरे जवान पे चढ़ा होगा, तो लोग अपने जो आज रोज सभी उठ के चाय पीते हैं, तो कैसे कैसे धीरे धीरे चालू हुआ होगा। और आपके बुक में लिप्टन टी के बारे में भी दे रखा है, जो वहां के राजकुमार
युवराज हैं जो वहां के प्रिंस, उस उनके एक आर्टिकल दे रखा है उसके बारे में, वो विज्ञापन दे रखा है। तो हम देख लेते हैं इतिहास कौन सी तारीख हमारे लिए महत्व है, हम किन तारीखों, एक विशेष साम्राज्य या विशेष तारीख होती है ना, उसके इर्द गिर्द इतिहास घूमता है। जैसे फिर मैं दोबारा आपको दिल्ली सल्तनत का ही उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली, हम मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन इतिहास में सिर्फ दिल्ली सल्तनत को ही आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के साउथ में भी क्या हो रहा था उस टाइम पे, विजयनगर साम्राज्य भी था 1333-32 में, जो हरिहर बुक्का उसके साउथ में स्थापना करी थी, और कृष्णदेव राय उसके महान शासक थे। तो साउथ में भी समांतर आप तुलना कर देना, लेकिन जो विशेष होता है, क्योंकि सेंटर कौन था, दिल्ली सल्तनत, तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत को, मध्यकालीन इतिहास को ज्यादा पढ़ते हैं, और बाकी इर्द गिर्द उसके इतिहास को भी हमें पढ़ना जरूरी है, और कुछ घटनाओं को भी महत्वपूर्ण मानकर, क्योंकि ये लड़ाई जैसे 1526 में बाबर आया और पानीपत का प्रथम युद्ध और मुगल वंश की स्थापना हो गई भारत में, तो ये महत्वपूर्ण तारीख है और महत्वपूर्ण घटना है। और भारत में ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं, उन्हें इतिहास को हर एक गवर्नर जनरलों का महत्वपूर्ण मानकर लिखा गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर एक गवर्नर जनरल का क्या क्या उनने क्या रहा, और ये भी मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दें। और प्रथम जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट उसमें स्लाइड में आपको फोटो दिखलाई थी, और आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटनबेटन के शासनकाल में खत्म हुआ। लेकिन बहुत से भी और भी जनरल हुए जिनके इतिहासकार जैसे लिटन हो गए, है ना, कर्जन हो गए, इरविन हो गए, ये बहुत से आप देख रहे हैं स्लाइड में, आप देख लेना। और इन इतिहास में भी जनरलों का सिलसिला और वायसरायों का सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला, क्योंकि इन्होंने ये करा और वो करा, बहुत सी बात इनके इतिहासकार। लेकिन उस टाइम में भी देखो हम इतिहास को टुकड़े में क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है, इतिहास को बांटना। हमने पूरे इतिहास को, इतिहास तो कहा जाता है, हमने पूरे इतिहास को प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, हमने क्यों बांटा इनों में, ये भी आपको जानना जरूरी है। आपके मन में सवाल उठेगा। हमने इस वजह से इतिहास को बांटा क्योंकि हम इतिहास को बांट देंगे तो हमें उसे समझने में आसानी होगी। प्राचीन काल हम अलग पढ़ लेंगे, मध्यकालीन काल अलग पढ़ लेंगे, और आधुनिक काल इतिहास अलग पढ़ लेंगे। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर हम तुलना करेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए। प्राचीन काल में जैसे बहुत से ऐसे कानून नहीं थे, जैसे मध्यकालीन इतिहास में आ गए, सती प्रथा आ गई, है ना, पहले बाल विवाह भी नहीं होते थे प्राचीन इतिहास में, और अब मध्यकालीन इतिहास में वो लगे, तो परिवर्तन होते गए। तो इस वजह से, और जो इतिहास के गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द भी उनका, और भारतीय की आम जनता है, उनके इतिहास में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जो आम जनता थे उस समय की, उनके लिए कोई गतिविधियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और उसके लिए उनके इतिहास में कोई जगह नहीं है। और अब हम देखेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, क्योंकि इससे इतने में, इससे इतने में। तो हम देख लिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दर्शन पॉलिटिक्स फिलोसोफर जेम्स मिल ने 3 खंडों में इतिहास को बांटा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास, उन्होंने 3 को बांटा था। और इस पुस्तक मैंने आपको शायद पहले भी आपको बता दिया है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांट दिया था। लेकिन बहुत इतिहासकारों ने इसे बहुत विवाद या डिबेट भी चली है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, किसी का कोई हिंदू का कोई इतिहास नहीं हो सकता, मुसलमान का इतिहास को इस वजह से बहुत से इतिहासकारों ने, और इसे उसने मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहास में बांटा गया है। और मिल का यह भी मानना है कि भारत में जो अंग्रेज आने से पहले, मिल का यह मानना था कि भारत में अंग्रेज आने से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था, और चारों तरफ बेगैर या जातिगत बंद अंधविश्वासों का बोलबाला था। उन्होंने ये इस वजह से क्यों कहा, इन्होंने, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इस वजह से बोला क्योंकि अंधविश्वासों का, यहाँ सती प्रथा थी, यहाँ देवदासी प्रथा थी। देवदासी पे आप बोलो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मतलब अपनी लड़की को किसी पंडित के हवाले कर देना, क्योंकि ये लो आप ले जाओ, आप देव जो भगवान है, आप उनकी पत्नी बनना चाहते हो, फिर उनके साथ बहुत गलत होता था। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में,
मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वजह से उनका, जेम्स मिल का ये मानना था कि अंधविश्वास था यहाँ पर। और जेम्स मिल का ये भी मानना था अंग्रेजों को आने से ना भारत पे भूभाग पर पूरे पे कब्जा कर लेना चाहिए अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि कि भारतीय जनता को ज्ञान या सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मतलब उनका ऐसा मानना था। लेकिन भारत तो प्राचीन गुरु रहा है पहले से, लेकिन अभी थोड़ा मध्यकालीन इतिहास में बिगड़ गया था। नहीं तो मध्यकालीन इतिहास से पहले प्राचीन में तो हम विश्व सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला हमारे यहाँ थी। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा जो बिहार में है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, आज का हिस्सा, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हुआ करती थी। ज्ञान ज्ञान गुरु था भारत। और अब हम देखेंगे कि वो सुखी जीवन ऐसा क्यों करें कि अंग्रेजों को पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए, अंग्रेजी की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हुआ भी है। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करा। सती प्रथा कि जला दिया जाता था, जैसे किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई किसी की, तो उसे उसे उस लड़की को, उस महिला को जीने का अधिकार नहीं था, तो उन्हें जला दिया जाता था। ऐसी अंधविश्वास की प्रथा थी भारत में। तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं गया, तो उन्होंने इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। विधवा का दूसरा विवाह नहीं करा सकते थे, उसे भी खत्म करा। ये बहुत सी बातें थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो आधुनिक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये नहीं कि ये भी पश्चिम से ही आया है हमारे भारत में। पश्चिम में आधुनिक काल को वैज्ञानिक तर्क, लोकतंत्र और मुफ्त समानता, ये इसे आधुनिक इतिहास बोला गया है। और मध्यकालीन इतिहास वे बोला गया है जो समाज में समाज के थे और आधुनिक की विशेषताएं वहां पर कम थी। आधुनिक इतिहास की, जैसे आधुनिक इतिहास की विशेषता मध्यकालीन इतिहास में कम थी। तो इन्होंने भी ये बांटा गया है इतिहास को, पश्चिम से आया है ये भी हमारे बांटेंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये भी पश्चिम से आया है। और अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को अलग हटाकर भारतीय इतिहास, जो आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, जैसे मैंने आपको बता दिया ये तो, और अंग्रेज शासक के पास समानता या स्वतंत्रता और मुक्ति, हम समानता स्वतंत्रता नहीं है, हम मुक्ति नहीं घूम सकते खुले, और ना ही हम आर्थिक विकास कर सकते, प्रगति का दौर नहीं कर सकते। ये बहुत सी चीजें थी हमारे यहाँ। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। मैं आपको छोटी सी एक और डेफिनेशन दे देता हूं कि औपनिवेशिक युद्ध क्या है। अंग्रेज ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित करा। तब जैसे अंग्रेज तब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी। वो आगे चल के ऐसी बुक के चैप्टर आपको पढ़ते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहले व्यापार करने आई हमारे नवाबों या उनसे कहा कि हम व्यापार करेंगे, हमें यहाँ कंपनी लगाने दो। तो अब भारतीय तो राजा ऐसी, वो जो फैक्ट है वो बहुत से अंग्रेज लेके आए थे या लड़कियां लेके आए थे, जिस पर भारतीय राजा फिदा हो गए और इन्होंने यहाँ पर वो लगाने के लिए इजाजत दी थी। कुछ थे, जहांगीर के टाइम पे भी अंग्रेज आ गए थे, और बहुत सी अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सी लड़ाई हुई थी, और डच भी आए, बहुत से चीज आए। वो मैं आपको बता दूंगा आगे वाले चैप्टरों में कि कैसे स्थापित, नियंत्रण करा। और वो ये ऐसे कहते थे, एक और डेफिनेशन जो आपको इस पे दिख रही होगी डिस्प्ले पे, कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे की तरफ से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। और भी आप थोड़ा समझिएगा औपनिवेशिक क्या है। औपनिवेशिक तब वो किसी देश, एक देश दूसरे देश पे अपना दबाव डालता है, शासन डालता है, उसे औपनिवेशिक कहते हैं। और लेकिन अंग्रेज थे, बहुत सारे खर्चों को हमारे ऊपर कर भी लगा दिए थे, निपटाने के लिए अपना राजस्व वसूल किया करते थे, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे, और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाते थे हमसे। और बहुत ही, मतलब अगर आप समझ ही सकते हो, अपने खर्चों के लिए वो हमसे वसूली लेते हैं, हम काम करते हैं उनके खेतों में। ऐसे ऐसे बहुत सी बुरी स्थिति थी। लेकिन फिर भारत आजाद हुआ, और इसके और बहुत आजादी में बहुत भगत सिंह और भी बहुत से, लाला लाजपत राय, बहुत से इनका लोगों का योगदान रहा है। अब हम देखेंगे कि प्रशासन अभिलेख तैयार क्या करता है। प्रशासन अभिलेख क्या तैयार करता है। अंग्रेज शासन द्वारा
तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इतिहासकार का क्यों महत्वपूर्ण का साधन है? क्योंकि अब इतने टाइम बाद तो कागज उपलब्ध होने लगा था, बहुत सी चीजें, अब तो वो रिकॉर्ड्स, और अंग्रेज का ये मानना था कि लिखना जरूरी है, लिखित। जो वहां का आज का हमारा संविधान है, तो कुछ कम से कम 75% अंग्रेजों के जो संविधान है, जो उनके एक्ट आए, उनसे भी लिया गया है। 1773 में चार्टर एक्ट आया, तो बहुत से चीज लिए गई है। और उनका ये था कि लिखना जरूरी है, हर चीज को लिखना महत्वपूर्ण है। और हर एक का निर्देश या योजना हो या नीतिगत फैसले हो, जांच हो, चाहे कचहरी का मामला हो, मतलब चाहे कलेक्टर हो, चाहे कलेक्टर के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, सबका रिकॉर्ड उनके पास रिकॉर्ड रूम में रखे रहते थे। और ये महत्वपूर्ण दस्तावेज बचाकर या अभिलेखगारों में या संग्रहालयों में रखते थे। जैसे आपको संग्रहालय में दिख रहा होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार है, 1920 में बनाया गया। शायद अब ये नेहरू म्यूजियम बना दिया गया है, जहां तक मैं गया हूं इसमें। और बहुत सी जो 19वीं सदी में शुरुआती प्रशासनिक एक शाखा दूसरी शाखा पर पत्र भेजती थी। पत्र और ज्ञान विज्ञापनों का अभिलेखगारों में रखा जाता था, और आप इसे अभी भी देख सकते हैं। और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकल करी जाती थी। मतलब अच्छे से पहले छपाई की वो नहीं आती, हालांकि छपाई तो पहले से आ गई थी 1500 कुछ में, लेकिन इसकी नकल करी जाती थी। और इन नकल करने वाले को सुलेखन वीस या कुशन वीसी भी कहते थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से नकल करा करते थे, और बहुत ही सुंदर तरीके से। और मैं आपको अब रिपोर्ट के बारे में दिखला देता हूं। आपकी बुक में 2 रिपोर्ट के बारे में भी दे रखा है कि रिपोर्ट क्या है। जो आपको दिख ही रहा होगा कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। पहले हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि सन 1946 में सिपाहियों की बगावत हो गई। और आप इस रिपोर्ट को देख लेना कि बम्बई की रिपोर्ट है कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि आज सेना के जहाजों को दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और साइनो सेना जहाजों पर बंदरगाहों से बाहर रखा गया। कराची की ये रिपोर्ट है, 301 विद्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य कुछ को भी विद्रोह को गिरफ्तार कर लिया गया, और सारे दफ्तर सैनिक के निगरानी में। ये गृह विभाग को भेजी जाती थी हमारी रिपोर्ट। तब विद्रोह हो रहा था 1946 में। तो और विशाखापट्टनम की रिपोर्ट है, पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है, और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जहाजों पर हमने सैनिक गार्ड तैनात भी कर दिए। अब यह दूसरी रिपोर्ट देख लिए, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ये क्या इंसानों के खाने के बारे में हो रहा है? इंसानों के खाने के लायक। यहां 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर छपी थी कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे से कम वेतन और पुलिस लाइसेंसी और बावर्ची खाने के आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था क्योंकि उनकी आर्मी में हमारे ही वो थे, वो उनके पुलिस वाले थे, भारतीय भी पुलिस वाले थे। जैसे मंगल पांडे ने, अभी शुरुआत करेंगे मंगल पांडे आने वाले चैप्टर में, क्योंकि 1857 की उनके मरते के साथ 1857 का विद्रोह हुआ। और उससे पहले हम 1757 के प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, वो आगे वाले चैप्टर है, पहले तीसरा दूसरा। और खबर मिली क्योंकि पुलिस वालों ने खाना खाने के इनकार कर दिया गया, खबर जैसी फैलती गई, और बहुत सारों ने यह इनकार कर दिया गया कि जो हम चपाती जो आती है, ये जाल आती है, ये जानवर भी नहीं खा सकते। ये रिपोर्ट है, आप इसे देख लेना। और अब हम देख लेते हैं सर्वेक्षण का महत्व क्या है। 19वीं सदी के शुरुआती पूरे देश में नक्शा तैयार कर दिए गए थे, और अंग्रेजों का यह मानना था कि गांव राजस्व सर्वेक्षण भी किए गए। अंग्रेजों का यह भी मानना था कि धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, अगर हमें किसी देश पे शासन करना है, और यहाँ मिलने वाली पेड़ पौधे, जीव जंतु है, स्थानीय इतिहासकार, फसलें कैसे पैदा होती है, किस किस्म की, अंग्रेजों की राय थी ये सब के जानने के लिए, और इलाकों की पूरी जानकारी अगर किसी देश पे शासन करना है तो ये हमें जरूरी पता होना चाहिए। और भी बहुत सी उन्होंने जनगणना शुरू करी। संपूर्ण जो जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 में संपूर्ण जनगणना, और इससे 10 पहले से प्रयास हुआ, और अब हर 10 साल में जनगणना होती है। और बहुत सी उन्होंने जनगणना के जरिए ये पता लगाते थे कि भारत के लोग सभी प्रांतों में रहने वाले संख्या कितनी है, किस प्रांत में, किस गांव में कितनी जाति रहती है, कौन से इलाके किस व्यवसाय से है, और जानकारियां इकट्ठी करते थे। और वनस्पतियां किसकी है, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण,
मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी क्या करते थे, जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। ये चित्र में जेम्स प्रिंस ये आपको सुना होगा इनके बारे में। ये 1832 में तैयार कर रहे हैं और बंगाल के चित्र है। ये बंगाल का चित्र जो आपको दिख रहा है, सर्वेक्षण कार्य चल रहा है यहाँ पर, सर्वेक्षण कार्य करते हुए। अब हम देखेंगे कि अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या नहीं मिलता। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं मिलता। अधिकृत रिकॉर्ड्स विशाल भंडार है हमारे लिए, लेकिन इससे सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे और दिलचस्पी उनकी किस चीजों में थी। लेकिन रिकॉर्ड्स हमेशा हमारी ये मदद नहीं करते कि दूसरे लोग क्या सोचते थे। आपके मन में ये भी सवाल हुआ होगा कि दूसरे लोग क्या सोचते थे। इन बातों पर जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। इस लिहाजे से लोगों की डायरिया या तीर्थ यात्री आए उन्होंने जो लिखा, और स्मरण यात्रियों का स्मरण जो लिखा, उन्होंने जो घटनाएं बीती उसके बारे में लिखा, उन्होंने अपने आंखों से देखा। और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों को बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं। अब ये सब जो हो रहा है ये तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और चीज चुनौती आती है, जो आत्मकथाएं पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर रखे। लेकिन हमें ये कैसा पता लगाएं कि आदिवासी या मजदूर या फैक्ट्री में काम करने वाले, सड़क पे जिंदगी गुजारने वाले, वो गरीबी में किस तरह का अनुभव करते होंगे उस टाइम पे अंग्रेजी के उपनिवेशिक शासन में। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब धीरे धीरे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे वैसे आपको सब चीज की जानकारी मिलती रहेगी। और अगर ये आपकी वीडियो और ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, आपके समझ में आया, वैसे तो मैंने 95% ये चैप्टर आपको कवर कर दिया गया, और 5% जो रह गया होगा आप बुक में देख लेना। और वैसे तो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने 95% मेरी वीडियो से आपके लिए कवर हो गया आपका सिलेबस। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा।